यूनियन कैबिनेट ने कल एक नई स्कीम को अप्रूवल दिया है जो कि है पीएम धन धान्य कृषि योजना। 6 साल के लिए स्कीम है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्कीम से निकल के आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये यूनियन कैबिनेट का एक अप्रूवल है और आपको पता होगा यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये इसे अप्रूवल मिल चुका है। ध्यान रखिएगा भी लॉन्च नहीं हुई है, मतलब लॉन्च होगा तो प्रधानमंत्री इसे लॉन्च करेंगे कहीं से। अप्रूवल मिल चुका है इस स्कीम को। तो इसमें क्या है कि ये जो एम्बिशियस इनिशिएटिव है, इसमें अभी तक जो चली आ रही स्कीम्स हैं, 36 स्कीम्स आज चल रही हैं, उनको कन्वर्ज कर दिया गया या फिर मर्ज कर दिया गया है। जो 11 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें काम कर रहे हैं, अब ये सब कुछ मिला करके सिर्फ एक स्कीम ये होने वाली है। मतलब ये है कि जो 36 जगह अलग अलग एफर्ट चल रहे हैं, अलग अलग गोल्स के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, उनको मिला करके एक ही कर दिया गया ताकि ज़्यादा फोकस्ड वे में काम किया जा सके। आगे अगर हम बात करें इसको, तो ये जो स्कीम है अभी पायलट बेसिस पे ही लॉन्च होगी, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और विविधता इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए भी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च करके देखा जाएगा। पायलट का मतलब ये होता है कि एक छोटी जगह पे इसे ट्राई किया जाएगा और फिर उससे जो आउटकम्स निकलेंगे उनको एसेस किया जाएगा, कुछ कमी है तो उनको सुधार किया जाएगा। तो 100 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये स्कीम लॉन्च होगी शुरुआती चरण में, और फिर उसके बाद इसको पूरे देश पे लॉन्च करने के बारे में सोचा जाएगा। तो इसका एम ये है कि जो हमारी कृषि है उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए, और ज़्यादा उसे रोबस्ट बनाया जाए। बहुत सारे इसमें स्ट्रेटजीज लगा करके, ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो, ज़मीन को भी फ़ायदा हो, इकोसिस्टम भी अच्छा रहे, सब कुछ इसमें सही हो। तो ये जो 100 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये पायलट बेसिस पे लॉन्च होगी, इन डिस्ट्रिक्ट्स को 3 मैट्रिक्स पे आइडेंटिफाई किया गया है। लो प्रोडक्टिविटी है जहाँ पे, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, या फिर लो क्रेडिट डिसबर्समेंट है। ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई खेत में कौन सी फसल लगानी वो बताया जाएगा, पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लिया जा रहा है। तो जहाँ पे क्रेडिट कम मिल रहा है, मतलब लोन कम डिसबर्स हो रहा है, जहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है, और जहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कम है, इन तीनों को आइडेंटिफाई करके 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव किया गया है। और इससे जो किसान हैं वो एम्पावर होंगे, क्योंकि अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनको अवगत कराया जाएगा, नई फसलों के साथ अवगत कराया जाएगा। उन्हें जो लोन नहीं मिल पा रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उससे वहाँ पे फ़ायदा दिया जाएगा। तो ऐसे देखा जाएगा कि इनमें क्या फ़ायदा मिल रहा है इस स्कीम का। तो अगर हम इसके कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके कुछ कोर ऑब्जेक्टिव आप जान के रखिए। सबसे पहला तो कोर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा। मतलब प्रयास किया जाएगा कि नेचुरल और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो वाटर कंजर्वेशन है वो जो है यहाँ पे बढ़ेगा। आपने देखा होगा गांव वगैरह में भी, और एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो जो सबमर्सिबल पंप्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। तो अगर हम इस तरीके की जो खेती है उसको अपनाएं जिसमें वाटर का इस्तेमाल हो ही ना, या फिर वेस्टेज ना हो, या फिर इतना सबमर्सिबल का इस्तेमाल ना हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे जो सॉइल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा फॉलो करी जाती है। ये सोचा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या फिर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उतना जो प्रोडक्टिविटी है नहीं होगी। वो नई नई जो तकनीकें हैं उनसे उतना ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि खेती और इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि आप इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। अगर आपके पास थोड़ा ही ज़मीन है, उस पर आपने एक साल एक्सपेरिमेंट कर दिया और कुछ ना हुआ, तो फिर आपके लिए साल भर बिताना बहुत मुश्किल होगा और आय का साधन नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत आती है। इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी दूसरा यही है इसका, कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। मतलब नहरों वगैरह का निर्माण किया जाए, पानी खेतों तक पहुंचाया जाए, जिससे ग्राउंड वाटर का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाले जा रहे हैं वो कम से कम निकाले जाएँ, उनका भी कंजर्वेशन हो। और बूस्ट ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी, हेल्प नेशंस अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कि भाई जो सेल्फ सफिशिएंसी वो आ सके, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसके अलावा जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनमें भी ये आ सके, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गई। तो इसके साथ साथ जो पशुपालन वगैरह है वो सब भी एलाइड सेक्टर में ही आते हैं, तो उन सब में भी इम्प्रूवमेंट दिखे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसानों की तो अपने आप ही उन्हें फ़ायदा लगेगा, तो इस मॉडल को अपनाएंगे ही। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। आपको ये पता होगा कि किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है स्टोरेज की।
मतलब आपने अगर कोई भी फसल है अगर उसे बहुत ज़्यादा उगा दिया है, मान लीजिए किसी साल जो आलू है बहुत ज़्यादा उग गया है, अब स्टोरेज की फैसिलिटी की कमी होने की वजह से उसकी कीमतें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो इस वजह से किसान जितना पैसा लगा रहे हैं उतना भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बहुत नुकसान होता है किसानों का। लेकिन अगर स्टोरेज फैसिलिटी रहे तो किसान उसे स्टोर कर सकते हैं, भाई तुरंत नहीं बेचेंगे, साल भर में बेचेंगे, आराम से बेचेंगे, तो इससे किसानों को उनकी लागत भी मिले, प्रॉफिट भी मिले, सारी चीज़ें हों। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह है वो भी इम्प्रूव करी जाएगी पंचायत और ब्लॉक लेवल पे, ताकि जो वेस्ट है वो जो है कम से कम हो। क्योंकि अगर आप स्टोर सही से नहीं करते हैं, जैसे आलू ही है बहुत जल्दी ख़राब होने वाली फसल में से एक है, तो सब सड़ जाएगा, और एक सड़ेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आलू प्रभावित होते हैं। तो इससे जो होता क्या है कि किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो जो मार्केट एक्सेस है वो अगर अच्छी मिल पाएगी, स्टोरेज कर सकें और मार्केट तक पहुंच भी उनकी हो, पास ही मार्केट हो जिसमें वो बेच भी सकें, तो बहुत अच्छा रहता है। जो ये वेस्टेज होता है वो कम होता है। वहीं पे इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव वो है फाइनेंशियल एक्सेस का। किसानों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के जो क्रेडिट हों वो उपलब्ध हो पाएँ और आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। उपलब्ध तो हो सकते हैं लेकिन आसानी जो है वो इसमें लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आसान नहीं होगा, 50 तरह के कागज़ और बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो किसान बैंक से लोन लेते ही नहीं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट दे रहा है उससे लोन लेना पसंद ही नहीं करते हैं। कौन इतने झंझट में पड़ेगा, कौन इतने चक्कर लगाएगा। आसान हो और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पे क्रेडिट उपलब्ध हो, लगभग हर किसान तक ये उपलब्ध हो, तो इससे होता क्या है कि किसान एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोच सकता है कि उसके पास पैसे हैं तो वो सोच सकता है। नहीं तो क्या सोचेगा, जो लगा रहा है वही लगाता चलाएगा। उसी से हमारा फिर अगला ऑब्जेक्टिव आता है ड्राइविंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, कि अलग अलग तरह की फसलें लगाई जाएं, ट्रेडिशनल क्रॉप साइकिल में ही फंसे ना रह जाए कि धान लगा रहे हैं फिर गेहूं लगा रहे हैं फिर यही साइकिल चल रहा है। कुछ ऐसी भी फसलें लगाई जा सकती हैं जिससे किसानों की जो अर्निंग है वो बढ़ सके। मतलब ऐसी कैश क्रॉप्स भी होती हैं वो लगाई जा सकती हैं जिससे अर्निंग बढ़ सके, सॉइल हेल्थ अच्छी हो, उनका जो खेत है वो ख़राब ना हो और उन्हें पैसा भी प्राप्त हो सके। सिर्फ एक ही साइकिल में फंसे ना रह जाएं कि अगर धान हो रहा है फिर गेहूँ हो रहा है, उतना ज़्यादा उसमें पैसा मिल भी नहीं पाता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देने की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये हैं इसके कुछ मोटे मोटे 5 ऑब्जेक्टिव। एक तरीके से समझ सकते हैं होलिस्टिक पूरा इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है किसानों के। आगे बात करते हैं, सारी बातें तो कर ली हमने कि इसका क्या क्या होगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, सबको सही चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति के द्वारा बनाई जाएंगी जो कि प्लानिंग करेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर एक राज्य हर एक जगह अलग है, सब की जगह की मिट्टियाँ अलग हैं, कहाँ पे कौन सी फसल उगती है वो सारी अलग होती हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करी जाएगी और एक 3 टियर की स्पेशल कमिटीज़ बनाई जाएंगी। मतलब एक नेशनल लेवल पे कमेटी होगी, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सब एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बन सके और उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन वो अच्छा हो सके, मॉनिटरिंग भी सही से काम कर सके। और स्कीम की प्रोग्रेस को देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके लिए 117 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जो है मंथली बेसिस पे इस स्कीम की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा और अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो सारे जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे इन इंडिकेटर्स के माध्यम से। आगे अगर बात करें तो इसमें जो नीति आयोग है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एज अ मॉनिटर कह सकते हैं कि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा नई गाइडलाइंस बनाने में, रिव्यू करने में, ताकि जो प्लान्स बन रहे हों सही तरीके से अलाइन रहें, जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। और इसमें एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति करी जाएगी हर 100 जो पायलट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर, ताकि वो सारी चीज़ों को, एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो सारी चीज़ों को देख सकेगा और इससे जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सही तरीके से हो पाएगा। तो ये अभी 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको लेकर के इस तरह की प्लानिंग है। एक बात आपने अभी नहीं पढ़ी है वो क्या है कि ये स्कीम कितने पैसे इसमें अभी लगाए जा रहे हैं। तो इसका जो एनुअल आउटले है ना, या कॉर्पस भी कहा जाता है, वो अभी 24,000 करोड़ रुपए का है अगले 6 सालों के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, ये जो 24,000 करोड़ रुपए हैं अगले 6 सालों के लिए इसका कॉर्पस रखा गया है। स्कीम 6 साल के लिए भी लॉन्च करी जा रही है और इसका प्राइमरी गोल
जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, और जो किसान हैं उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना, इनकम इनकी स्टेबल करना, वो सारी चीज़ें इसमें लाना है, ताकि जो किसानी वाला या फार्मिंग का सेक्टर है वो एक प्रॉफिटेबल रेजिलिएंट सेक्टर बन के आए। ऐसा ना हो कि मौसम के ऊपर डिपेंडेंसी या किसी थर्ड फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी रहे, कभी अच्छी फसल हो रही, कभी ख़राब हो रही है, कभी किसानों को फ़ायदा है, कभी नुकसान है। तो एक पूरी तरीके से बदलने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है इस पूरी अप्रोच को। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।